नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम मार्क बूस्टर इन हिंदी में। और डेट है आज की 16 जुलाई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल यूनिसेफ और फिक्की के द्वारा एक मिलकर एक अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में है। यह अभियान जो है कमज़ोर वर्गों के लिए हेल्प करने से संबंधित है। तो एग्ज़ाम में यह पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यूनिसेफ ने किस इंडियन एंटिटी के साथ मिलकर एक अभियान चलाया है। तो आंसर होगा फिक्की। और किसके लिए चलाया है? जो कमज़ोर वर्गों की जो आबादी है और बच्चों के समर्थन के लिए। ठीक है। अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फ़ंड की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1946 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं तोरे हेट्रम। कौन है? तोरे हेट्रम जो है वर्तमान में यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फ़ंड जो है चिल्ड्रंस के लिए, इसका जो काम है वो बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करना, उनके हेल्थ के लिए काम करना और उनके वेलफेयर के लिए यह काम करता है। यानी इसका जो मेन फोकस है वो चिल्ड्रंस के एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है। तो ये हमने यूनिसेफ के बारे में जाना। जल्दी से हम फिक्की के बारे में भी देख लेते हैं। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। किसके द्वारा की गई थी? घनश्याम दास बिरला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1927 में, 1927 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। यह एक गैर सरकारी यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट की ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है? ये नॉन गवर्नमेंटल और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एनपीओ जिसको कहा जाता है, गैर लाभकारी संस्था है। ठीक। सबसे पुराना जो है भारत का, ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगर बात की जाए इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य जो है इंडियन इंडस्ट्री में स्किल्स और कंपटीशन को बूस्ट करना है। मतलब कि इंडियन इंडस्ट्री में स्किल्स बूस्ट हों, कंपटीशन का मतलब माहौल हो, तो इस प्रकार का इसका काम है। और अगर बात की जाए, ये डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट में व्यापारिक अवसरों के लिए भी विस्तार के लिए काम करता है। मतलब कि इंडियन इंडस्ट्री के डोमेस्टिक स्तर पर और फॉरेन लेवल पर जो व्यापारिक अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटी है उसका विस्तार हो, इसके लिए ये काम करता है। ठीक है। तो फिक्की और यूनिसेफ के बारे में हमने जाना। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल मार्स हेलीकॉप्टर इंजेटी के बारे में है। इसमें लिखा हुआ है, आपको हेडिंग इसकी दिख रही है, मार्स हेलीकॉप्टर इंजेटी क्या है। अगर बात की जाए मार्स हेलीकॉप्टर इंजेटी की, तो यह एक रोबोट हेलीकॉप्टर है। इंजेटी एक रोबोट हेलीकॉप्टर है जो कि नासा का एक मिशन है, मंगल मिशन 2020। इसमें ये तैनात किया जाएगा। ठीक है। अगर बात की जाए मार्स मिशन 2020 को, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 30 जुलाई 2020 अभी है लॉन्च करने की। ठीक है। अगर बात की जाए इस हेलीकॉप्टर की, तो ये मार्स पर जाएगा और मार्स पर ये देखेगा कि किस प्रकार से मार्स की जो कंडीशन है वो एविएशन के लिए किस प्रकार से प्रभावित करती है। ठीक है। क्योंकि भविष्य में खोज की जा रही है ना उनकी मार्स पर जीवन की संभावना के लिए, तो इसी प्रकार से यह जो हेलीकॉप्टर है वो ये देखेगा कि मार्स पर जो एविएशन है वो किस प्रकार से हो सकता है। इंजेटी एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है, मतलब कि टेक्निकल कॉन्सेप्ट है एक जो। और देखो, एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये दिया हुआ है इसमें कि किसी भी ग्रह पर नियंत्रित उड़ान करने वाला ये पहला विमान होगा। ठीक है। मतलब कि इसको कंट्रोल किया जा सकेगा इस मार्स हेलीकॉप्टर को। ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से फैक्ट बन सकता है, कथन में या दिया जा सकता है इसको। ठीक है। अगर बात की जाए इस मिशन की उद्देश्य की, तो इस मिशन का जो उद्देश्य है मार्स पर ऐसे माइक्रोबियल जीवन की खोज करना जिससे कि वहाँ पर रहने योग्य स्थितियों की खोज की जा सके। कुल मिलाकर ये मार्स पर जीवन की संभावना को तलाशने का मिशन है। मार्स हेलीकॉप्टर एक नासा का रोबोट हेलीकॉप्टर है। इसके साथ में क्या होगा, परसेवेरांस रोवर भी ले जाया जाएगा। देखो, रोवर क्या होता है? रोवर होता है 4 पहियों की या 6 पहियों की एक गाड़ी होती है जो लैंडर में से निकलती है और फिर
किसी भी सरफेस पर वह घूमकर उसका ऑब्जर्वेशन करती है। अगर बात की जाए परसेवेरेंस रोवर की, तो ये रोवर क्या करेगा, मंगल के इमेज लेगा और वहाँ पर जो चट्टानें हैं और धूल हैं उनके नमूनों को कलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर है मार्स इंजेटी हेलीकॉप्टर की है और ये है परसेवेरेंस रोवर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये मार्स पर जब उतरेगा फिर उसके बाद में ये यहाँ से ये क्रेन नुमा देखो वो लगा हुआ है, इससे ये क्या करेगा, रॉक्स के और जो भी सरफेस है मार्स की उसके कुछ नमूने को कलेक्ट करेगा, उसके बाद ये इसके ऑब्जर्वेशन करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो एक अपॉइंटमेंट के बारे में है। एडीबी के नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसको, अशोक लवासा को। अशोक लवासा जो कि भारतीय चुनाव आयुक्त हैं अभी, उनको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अब एडीबी का। देखो अशोक लवासा जो है ऐसे दूसरे चुनाव आयुक्त हैं जिनको बीच में अपना कार्यकाल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जब वह एडीबी के उपाध्यक्ष का कार्यकाल संभालेंगे तो उन्हें चुनाव आयुक्त का पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात अगर की जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमने अभी 2-3 दिन पहले भी डिस्कस की थी। इसकी स्थापना की गई थी दिसंबर 1966 में और इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस के मनीला में है। अगर बात की जाए इसमें मेंबर्स की, तो इसमें मेंबर्स जो हैं 68 हैं। 48 तो एशिया से हैं और बाकी 19 जो हैं वो कहाँ से हैं, 19 जो हैं एशिया पैसिफिक क्षेत्र के बाहर के हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर बात की जाए इस बैंक के उद्देश्य की, तो इस बैंक का उद्देश्य है एशिया के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। एशिया के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इस बैंक का उद्देश्य। देखो नाम ही एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो आप आसानी से इसके उद्देश्य को समझ सकते हैं। बस आपको केवल हेडक्वार्टर याद रखना है और इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए एडीबी का जो मुख्य काम क्या होता है, हमने बताया अभी, टेक्निकल सपोर्ट देता है ये एशियन कंट्रीज़ को और जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इक्विटी निवेश प्रदान करता है और ग्रांट भी देता है ये। ठीक है, अपने मेंबर्स कंट्री को। अगर बात की जाए अब जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अशोक लवासा, वो बनाए गए हैं सार्वजनिक निजी भागीदारी और निजी क्षेत्र के संचालन के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। ये हैं अशोक लवासा, भारतीय चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में अभी। यहाँ पर अगला जो आर्टिकल है हमारा वो अब कोचीन बंदरगाह में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जाएगा। देखो कोचीन बंदरगाह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदरगाह है भारत का और इसकी लोकेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है फॉरेन ट्रेड के लिए एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है श्रीलंका से बिल्कुल नज़दीक पड़ती है और विभिन्न देशों से भी ये पास में पड़ती है, मतलब कि सी से अगर बात की जाए तो। ठीक है, तो यह टर्मिनल जो है अब ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जाएगा। अगर बात की जाए ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है, तो ट्रांसशिपमेंट हब एक इस प्रकार का हब होता है। हब का मतलब होता है मतलब कि जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं एक ही टाइप की, उसको कहते हैं हब। और यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसशिपमेंट की, तो ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी कंटेनर आए, ठीक है, उनको यहाँ एक अस्थायी रूप से, मतलब कि कुछ समय के लिए उनको कलेक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब कि स्टोरेज क्षमता जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। बाहर से अगर कोई कंटेनर आता है और उसको वहाँ रखने की अगर सुविधा नहीं है तो क्या होगा, माल हम कम से कम हम ट्रांसपोर्ट हो सकेगा, लेकिन अगर उसको रखने की व्यवस्था है या कलेक्ट करने की व्यवस्था है तो माल जो है वो आसानी से ज़्यादा रखा जा सकता है या ज़्यादा परिवहन किया जा सकता है। तो इसी को कहते हैं ट्रांसशिपमेंट, जिससे कि बाद में उसे अपने गंतव्य तक अन्य जहाज़ों से स्थानांतरित किया जा सके। अगर बात की जाए इस ट्रांसशिपमेंट हब जो कोचीन बंदरगाह पर बनाया गया है, दक्षिण भारत के लिए सबसे उत्तम गेटवे के रूप में ये काम करेगा और दक्षिण एशिया के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट शिपमेंट हब साबित होगा। अगर बात की जाए, हमने बताया था कि कोचीन पोर्ट को ही क्यों चुना गया। देखो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से निकटता के मामले में सर्वश्रेष्ठ है, जो हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट जल्दी से मेजर पोर्ट देख लेते हैं भारत के कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोलकाता में है हल्दिया, ठीक है, उसके बाद पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, एन्नौर चेन्नई और तूतीकोरन ये तमिलनाडु में है तीनों, ठीक है। कोची जो हमने अभी डिस्कस किया, उसके बाद मंगलुरु, उसके बाद मार्मा गोवा में है ये, और मुंबई जो कि मुंबई में है, और
JNPT ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद कांडला यहाँ पर है। देखो कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ भी पूछ लिए जाते हैं, या फिर पश्चिमी घाट का कौन सा बंदरगाह है और पूर्वी घाट का निम्न में से कौन सा बंदरगाह है। तो अगर आप एक बार इस मैप को देखेंगे तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है कोरोश्योर के बारे में है, जो कि हाल ही में IIT दिल्ली के द्वारा विकसित की गई एक कोविड-19 टेस्ट किट है। तो ये दुनिया की सबसे सस्ती टेस्ट किट है जो कि डेवलप की गई है IIT दिल्ली के द्वारा, और इसको अप्रूवल दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, ठीक है। तो बस ये आर्टिकल इतना सा ही था। चलते हैं आगे। इसको लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगर अगले आर्टिकल की बात की जाए तो अगला आर्टिकल संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट, जिसको द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है इस रिपोर्ट को। और ये रिपोर्ट जारी की गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और इसको विकसित किया है काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, जैसे यूनिसेफ जिसके बारे में हमने अभी शुरुआत में डिस्कस किया, WHO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर इस रिपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में हम जान लेते हैं जल्दी से। देखो अभी हमने डिस्कस किया किसने इसको मिलकर डेवलप किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य प्रोग्राम और यूनिसेफ ने मिलकर इसको तैयार किया। देखो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको तैयार किया गया है, तो मोटा मोटा आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स के जो पॉइंट्स हैं, इसमें ये बताया गया है कि विश्व की लगभग 8.9% जो जनसंख्या है वो 2019 में हंगर से प्रभावित रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए इनकी संख्या की तो 690 मिलियन ये संख्या है, काफ़ी अधिक संख्या है जो कि भूख से प्रभावित रही है। 2018 की तुलना में ये 10 मिलियन अधिक है। 2018 में तो इस रिपोर्ट के अनुसार कितनी होगी, 680 मिलियन। अगर बात की जाए इसमें यह भी बताया गया कि कोविड-19 के कारण क्या होगा, 83 मिलियन से 132 मिलियन तक ये दायरा और बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनमें लगभग वृद्धि नहीं हो रही। कितने प्रतिशत, 21.3% बच्चों में जो है वृद्धि नहीं हो रही है ठीक से जितनी होनी चाहिए। उसके बाद 5.6% जो बच्चे हैं वो अधिक वजन वाले थे, और 340 मिलियन बच्चे ऐसे हैं दुनिया में 5 वर्ष से कम उम्र के जिनमें पोषक तत्वों की कमी पाई गई है। उसके बाद इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि SDG 2.1 और SDG 2.2 की ओर दुनिया नहीं बढ़ रही है, मतलब इनको अचीव कर पाने में दुनिया जो है वो सक्षम नहीं है अभी इस रिपोर्ट के अनुसार। SDG 2.1 में यह है सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन, और SDG 2.2 में क्या है, कुपोषण के सभी रूपों को मिटाना, ठीक है। यहाँ पर SDG 2 की अगर बात की जाए तो जीरो हंगर जो है वो SDG 2 में आता है, ठीक है। चलते हैं आगे। आज जो भी आर्टिकल हमने डिस्कस किए उनको शॉर्ट में देख लेते हैं जल्दी से। कोरोश्योर किट जो है किसने विकसित की है, ये विकसित की गई है IIT दिल्ली के द्वारा, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट है। अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन की खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट के बारे में, तो ये किसके द्वारा विकसित की गई है, तो ये विकसित की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन WHO, FAO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ के द्वारा मिलकर। अगर बात की जाए मार्स हेलीकॉप्टर इंजरिटी की, तो ये क्या है, यह यहाँ पर एक ये जो है मिस्टेक हो गई है, मार्स इंजरिटी हेलीकॉप्टर जो है ये नासा का प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब जो है ये कोचीन बंदरगाह में है, और ADB के जो उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं, ADB के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है अशोक लवासा को। किसको नियुक्त किया गया है, अशोक लवासा को। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली सिविल सर्विसेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पर ओनली सिविल सर्विसेज पेज को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।